Let's start with the paper, October-November 2020, variance 12. So question is, what is the average oxidation number of sulfur in each compound? So बेटा हमारे पास oxidation of sulfur in each compound है, तो हम basically सबसे पहले Na2S2O3 में कैलकुलेट करेंगे. सल्फर हमें कैलकुलेट करना है, तो 2s रखिए. सोडियम इज +2, ऑक्सीजन इज -6 इक्वल्स टू 0. देन 2s इक्वल्स टू +4, देन s इक्वल्स टू +2. तो इसका मतलब थायोसल्फेट के अंदर +2 है. तो अगर थायोसल्फेट के अंदर +2 है तो या तो ए आंसर होगा या फिर सी आंसर होगा. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर कंपाउंड व्हिच इज CaHSO3 टेकन 2. आप जानते हैं कि कैल्शियम जो है इट हैज चार्ज, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसके ऊपर चार्ज +2 होगा. हाइड्रोजन 2 है तो इसके ऊपर भी चार्ज +2 होगा. सल्फर हमें कैलकुलेट करना है तो ये 2s हो जाएगा. ऑक्सीजन के ऊपर -6 होता है, इंटू 2 करूंगा तो -12 हो जाएगा. मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल विच इज वाई इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा आपके पास 2s इक्वल्स टू +8 and then s equals to +4. So 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. इसका मतलब A is going to be the right answer. All right, ठीक है. Now the next question is, an ore of manganese contain 4% by mass of MnO2, no other manganese compound. ठीक है. Which mass of manganese would be obtained from 1 ton of this ore? Okay. So we need to consider the ratio method here, and we have a very limited space. So I believe कि हमें चलें यही सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है. ओके जी, सबसे पहले हमारे पास ओर है. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हमारे पास ओर है और उस ओर के अंदर MnO2 है. मान लीजिए एक मिनट के लिए कि और मेरे पास 100% था, तो उसमें से MnO2 कितना है, 4%. ठीक है. अच्छा, आपके पास 1 टन है, राइट. 1 टन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम. हम ग्राम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी ऑप्शंस किलोग्राम के अंदर है, इसलिए हमें ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना. तो अगर आपके पास और 1000 किलोग्राम है तो बताइए उसमें MnO2 कितना होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये. तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 100. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 40 किलोग्राम of MnO2 in 1000 kilogram of ore. ठीक है. Now in the second step मुझे mass of manganese determine करना है in MnO2. So मैं basically क्या करूंगा, MnO2 और Mn का रेशियो लूंगा. MnO2 मेरे पास कितना है, यानी मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द MR. तो इसका MR बनेगा बेटा 54.9 प्लस 32 इज गोइंग टू बी 86.9 और Mn होता है 54.9. आपने और में MnO2 कितना कैलकुलेट किया था बेटा, 40. तो बताइए ये कितना होगा, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 40 into 54.9 divided by 86.9.
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 25.27 किलोग्राम, 25.27 kilogram, यानी 25.3 kilogram, which means A is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन में which atomic orbitals are occupied in an atom of phosphorus. बेटा phosphorus का atomic number कितना होता है 15. कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज फॉस्फोरस में 3d ऑर्बिटल नहीं होता, राइट. सिमिलरली ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि फॉस्फोरस में 1p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, राइट. ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर 2d ऑर्बिटल नहीं होता, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. Question number 4. The structure of compound A is shown. Some of the carbon atom in compound A have tetrahedral arrangement of bonds. ठीक है, tetrahedral वो होंगे जो कि single bonded carbon atom होंगे. Some of the carbon atoms in compound A have trigonal planar arrangement of bonds, यानी जहां double bonded carbon atom होंगे. How many carbon atoms are there of each type? Tetrahedral. Tetrahedral जहां single bonded carbon है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 single bonded carbon atom है, either C or D. Let's talk about trigonal planar, which is double bonded carbon atom. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी. By the way, we have done this question previously. मैं एक बार फिर सॉल्व कर देता हूँ इसको आपके लिए. A white powder is known to be a mixture of magnesium oxide and aluminum oxide. वो कह रहे हैं आपसे 100 cm cube of 2 mole per dm cube NaOH is just enough to dissolve aluminum oxide. ओके, और ये इक्वेशन गिवन है आपको. सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां से मोल्स ऑफ NaOH ले लेते हैं. 100 को मल्टीप्लाई करें आप 2 से, डिवाइड करें 1000 से, तो आपके पास NaOH के मोल्स कितने आ जाएंगे. आपके पास NaOH के मोल्स आ जाएंगे 0.2. ठीक है. आप जानते हैं कि NaOH एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन उसका रेशियो है 1:2 का. तो अगर आपने 0.2 मोल कैलकुलेट किए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने हो जाएंगे आपके पास. 0.1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास सी में है, आपके पास डी में है, तो आइदर सी और डी. नाउ the next part of the question says 800 cm cube of 2 mole per dm cube HCl is just enough to dissolve all of the oxide of the mixture. and mixture में ये दोनों हैं, इन दोनों को डिसॉल्व करने के लिए ये वॉल्यूम ऑफ HCl एंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl यूज हो रही है. तो लेट्स फाइंड आउट द मोल्स ऑफ HCl फ्रॉम हियर. तो ये हो जाएगा आपके पास 800 into 2 डिवाइडेड बाय 1000. सो आपके पास से यहाँ आ जाएगा मोल्स 1.6. ठीक है. अब आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एसिड में रेशो 1:6 का है, राइट. आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना डिटरमिन किया था 0.1. तो बताइए मोल्स ऑफ H+ कितने हो जाएंगे 0.6 मोल्स. ठीक है जी. अब जाहिर सी बात है ये मोल्स तो आपके पास यूज हो रहे थे मिक्सचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन ये मोल्स यूज हो रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल्स होंगे. माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज
moles of magnesium oxide reacted with HCl, 1.6 minus 0.6 is going to be 1.0 मोल। और आप जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन में रेशो 1:2 का है। तो अगर आपने moles of HCl, wait, moles of HCl reacted with MgO, moles of HCl reacted with MgO। तो अगर मोल्स ऑफ HCl आपने 1.0 डिटरमिन किए हैं, तो बताइए मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास? तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएंगे 0.5। सो 0.5 आपके पास यहाँ है, दैट मींस डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वो कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ पीवी अगेंस्ट टाइम इज बेसिकली the PV against temperature is shown for a fixed mass of a gas। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात, जो सबसे अहम बात है मेरे लिए, वो ये है कि ग्राफ has a straight line, right? Which means both of them are directly proportional to each other, right? So a straight line graph is obtained hence PV is directly proportional to T। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो PV भी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ता है। आप जाहिर सी बात है, ये तो आप जानते हैं ना कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट? जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन ज्यादा होंगे। जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली मोर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। on the wall of the container, right? ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, वो पूछ रहे हैं आपसे which gas gives this graph over the widest range of temperature and pressure? Okay, widest range of temperature and pressure। तो अगर मैं वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रेशर कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल कम क्लोज टुगेदर, और जब मॉलिक्यूल आप करीब आएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर molecules come close together, thus molecules experiences strong attractive forces। ठीक है, आप जानते हैं ये दोनों जो हैं पोलर हैं, ठीक है, ड्यू टू डायपोल्स या परमानेंट डायपोल्स भी कह सकते हैं, ड्यू टू परमानेंट डायपोल्स, राइट? इसका लार्ज सरफेस एरिया है और इसका स्मॉल सरफेस एरिया है। ठीक है जी, क्योंकि इसका लार्ज सरफेस एरिया है इसलिए दिस विल एक्सपीरियंस, this gas will experience strong van der Waals forces, hence
it has lower volume। ठीक है, इसका स्मॉल सरफेस एरिया है तो जाहिर सी बात है इसमें वीक वैन वॉल फोर्सेस होंगी। This will experience weak van der Waals forces, thus it has low volume, और क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब this will behave most ideally and therefore A is going to be the right answer। ठीक है, ये भी ध्यान में रखो कि जब ये परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी तो ये भी एक्सपीरियंस करेगा ज्यादा, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। तो फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो इसने स्ट्रॉन्गर फोर्सेस जब स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं तो जाहिर सी बात है डेविएशन ज्यादा होती है आइडियल बिहेवियर से। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर फोर्सेस deviated more from ideal behavior ठीक है, सिमिलरली आप यहां पर भी लिख सकते हैं hence more deviation from ideal behavior, और जिसमें फोर्सेस सबसे कम होंगी वो आइडियली बिहेव करेगी, which is why A is the right answer। I hope it makes sense to you। और guys ये शो कर रहा है कि लेस डेविएशन है, हाँ ये भी याद रखना, ये भी लिख लीजिए काम आएगा। This shows that gas is least deviating, बल्कि इस तरह से गैस, दिस शोज दैट गैस बिहेव्स आइडियली, क्योंकि डेविएशन नहीं हो रहा ज्यादा। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इट्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इन दिस क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली 1 मिनट के अंदर नहीं होगा, बट मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं a weather balloon is filled with 12 kilogram of helium. The weather balloon reaches a height of 20 kilometers. The pressure inside the balloon is 6,000 pascal and the temperature is 216 Kelvin. What is the volume of the weather balloon at this height? Correct to 3 significant figures. Okay. So basically हमें PV equals to nRT apply करना है और हम ये बात जानते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT में मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहे हैं तो ये हो जाएगा nRT अपॉन P। सही है जी। अब इशू इज कि हम जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा PV इक्वल्स टू M
आर टी अपॉन एम आर। ठीक है जी। और भाई मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा एम आर टी अपॉन एम आर इंटू पी। नाउ वी कैन प्लग इन द वैल्यूज। और वैल्यूज प्लग इन करने का तरीका ये कि मास मेरे पास 12 किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ये 12,000 ग्राम हो जाएगा। ये आ गया 12,000 ग्राम। ठीक है। आर की वैल्यू 8.31। टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है 216। इसको डिवाइड कर दीजिए आप एम आर ऑफ हीलियम से, विच इज 4। प्रेशर आपके पास कितना दिया हुआ है, 6000 पास्कल। तो यहाँ से वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया है, तो जो वॉल्यूम निकालेंगे आप तो वो आ जाएगा बेटा 897.48 मीटर क्यूब। और जाहिर सी बात है आपने तो वॉल्यूम डीएम क्यूब में मेंशन करना है, क्योंकि ऑप्शन में डीएम क्यूब में, विच मींस आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 डीएम क्यूब। तो अगर मुझे इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। तो वॉल्यूम मेरे पास हो जाएगा 897.480 डीएम क्यूब, एंड दैट्स माय आंसर। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सी में लिखा हुआ है, विच मींस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द रिएक्शन शोन। ये इक्वेशन आ गई है। व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स दिस रिडॉक्स रिएक्शन, करेक्टली डिस्क्राइब्स दिस रिडॉक्स रिएक्शन। चलें ऑप्शन ए पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं क्लोरीन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन एटम्स आर रिड्यूस्ड। अच्छा बाय द वे यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रही ऑक्सीजन की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है 9 ये गलत हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन रिमेन सेम, ऑक्सीजन हैज नो चेंज। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं क्लोरीन एटम्स आर रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड। तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए सम क्लोरीन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सम क्लोरीन एटम्स आर रिड्यूस्ड। दैट्स द राइट आंसर बिकॉज इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। राइट, देखें आप, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन +4 है, यहाँ पर क्लोरीन +3 है, यहाँ पर क्लोरीन +5 है। तो क्लोरीन एक्चुअली दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली, व्हिच इज व्हाई इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर डाइऑक्साइड and oxygen react to form sulfur dioxide. The reaction is reversible. Kp की वैल्यू गिवन है at 700 Kelvin. वो कह रहे हैं the reaction is allowed to reach equilibrium at 700 Kelvin. ठीक है, the partial pressure of oxygen is 375 kilopascal and the partial pressure of sulfur dioxide is 20.3 kilopascal. वो कह रहे हैं what is the partial pressure of this? This is more sort of a mathematical working rather than explanation. तो सबसे पहली तो बात ये Kp किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि उसके 2 मोल्स हैं इसलिए वो पावर स्क्वायर हो जाएगा ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें, मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर और ये स्क्वायर हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है,
तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड स्क्वायर ओवर Kp इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना दिया हुआ है 20.3, इसका स्क्वायर कर लीजिए ओवर Kp की वैल्यू गिवन है। प्रॉब्लम है कि Kp की वैल्यू जो है वो आपके पास पैस्कल के अंदर गिवन है और आपके पास जो यहाँ प्रेशर है वो क्लो पैस्कल है, तो इसका मतलब मैंने इस पैस्कल को क्लो पैस्कल में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं 1 क्लो पैस्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 पैस्कल। तो अगर मुझे यहाँ से पैस्कल इनवर्स को क्लो पैस्कल में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, हम्म, अगर है तो हम ओके 20.3 ओके, इसको तो हम कन्वर्जन करने से बेहतर है कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इसको। ओके 20.3 को भी मैं किलो पैस्कल को पैस्कल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वी कैन डू दैट। आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ। ये हो जाएगा आपके पास 2.96 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.96 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है उसने 375, राइट। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 20.3 इंटू 20.3, ये हो जाएगा 412.09, ठीक है। 412.09 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 375 इंटू 2.96 एक्सपोनेंट -12, ये हो जाएगा आपके पास 1.11 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है जी। तो 4.12.09 डिवाइड बाय आंसर, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 375 इंटू 2.96 एक्सपोनेंट -12, ये हो जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻9, तो ये हो जाएगा 412.09 डिवाइडेड बाय आंसर, ये हो जाएगा 3.71 इंटू 10⁻11। और मुझे जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर रूट लेना है, मैं अंडर रूट ले लूंगा यहाँ पर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अंडर रूट आंसर इट्स गोइंग टू बी 609,304.72 किलो पैस्कल। तो बेटा ये आपके पास
सॉरी ये पास्कल में आ गया है। तो मैंने ओके, मुझे एक्चुअली किलो पास्कल को कन्वर्ट करना चाहिए था। आई बिलीव बी इज द राइट आंसर, बिकॉज okay, wait, hold on a second. माय बैड, मैंने कैलकुलेशन में गलती की हुई है। देखिए मैंने कैलकुलेशन में क्या गलती की हुई है। मैंने कैलकुलेशन में गलती ये की हुई है कि मेरे पास मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि के पी इंटू partial pressure of SO2 power square equals to partial pressure of sulfur trioxide over partial pressure of oxygen। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन। आप जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज 20.3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 375। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन के पी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 1098.9 किलो pascal over 2.96 into 10 to the power minus 9 pascal। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी मैं इसके ऊपर अंडर रूट कर दूं, नहीं एक मिनट, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर partial pressure of SO2 power square equals to 109 divided by Kp की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.96 into 10 to the power minus 9। तो यहाँ से हम इसका आंसर लेकर आ जाएंगे 37125 into 10 to the power 7। ठीक है, और मैं इसका अगर अंडर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 609,302 पैस्कल। तो अगर मुझे इसको किलो पैस्कल में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 609 किलो पैस्कल, एंड दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 11, ammonia is made by the Haber's process, the reactants are nitrogen and hydrogen। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। what will increase the rate of the forward reaction?
adding argon to the reaction mixture but keeping the total volume. बेटा argon की addition has nothing to do with the Haber's process, right? Because argon is used in providing the inert atmosphere in the electric light bulb, और यहाँ Haber's process में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा. ओके, फिर वो कह रहे हैं डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका. फिर वो कह रहे हैं आपसे इंक्रीजिंग द टोटल प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द टोटल वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में. तो अगर आप टोटल प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, और उसकी वजह ये है कि उसकी वजह यह है कि आपके पास यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं, 4. ठीक है, और यहाँ कितने टोटल मोल्स हैं, 2. तो यहाँ मोर वॉल्यूम और यहाँ लेस वॉल्यूम है ना. अगर आप टोटल प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं, यानी जहाँ वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो बैकवर्ड जाएगा, राइट. इसलिए सी इज द राइट आंसर. फिर वो कह रहे हैं रिमूविंग अमोनिया एज इट इज मेड कीपिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सेम. बेटा अगर अमोनिया को रिमूव करेंगे ना तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. सो रेट ऑफ रिएक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, व्हिच मींस ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, एलिमेंट एक्स इन द पीरियड 3 हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. एलिमेंट एक्स हैज अ जॉइंट स्ट्रक्चर. तो भाई जॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो सकता है, जॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो सकता है, जॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हो सकता है. फिर वो आगे कह रहे हैं फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद क्लोरीन. तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स विद क्लोरीन कह रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो AlCl3 होगा या फिर वो SiCl4 होगा. ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड बनाता है, वो कोवेलेंट नहीं बना सकता, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे. उसके बाद ऑक्साइड विल न्यूट्रलाइज HCl. तो अगर ऑक्साइड विल न्यूट्रलाइज HCl कर रहा है तो वो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा. उसकी वजह ये है कि वो एम्फोटेरिक होता है, वो रिएक्ट कर सकता है एसिड और एल्कीन दोनों से. ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है. ठीक है जनाब. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर. आप जानते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करता है इट विल टर्न टू AlCl3 प्लस 3H2O. ये रिएक्शन होता है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमने वैसे ही निगेट कर दिया क्योंकि उसका क्लोराइड ही नहीं बन रहा, इसलिए बी इज द राइट आंसर. फिर वो कह रहे हैं which row could refer to barium metal and barium hydroxide. Barium metal, color seen when metal is burnt in oxygen. barium burned with apple green flame. तो apple green flame ये दो में है. फिर वो कह रहे हैं pH of a saturated solution of hydroxide. आप जानते हैं barium hydroxide soluble in water, highly soluble और strong alkaline solution देता है ये आपको, जिसकी pH जो है वो 14 होती है. ये मैंने आपको लिखवाया, तो 14 नहीं है, यहाँ पर 13 है, तो 13 होगा, which means B is the right answer. ठीक है, question number 14. Silver nitrate is added to a solution of halide ions and aqueous ammonia is then added. The ionic equation for the two reactions that occurs are shown. ये equilibrium 1, ये equilibrium 2. Which statement is correct? वो कह रहे हैं the position of equilibrium lies to left when X negative is iodide. Position 1 जो है
अगर वो आयोडाइड है, लेट सपोज ये अगर आयोडाइड है आपके पास, तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये बैकवर्ड नहीं जा सकता, ठीक है। Increasing the concentration of ammonia causes the position of equilibrium 1 to move to the left. Yes, उसकी वजह क्या है? Yes, that's the right answer. Because जब आप अमोनिया को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सिल्वर आयंस की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जब सिल्वर आयंस की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी यहाँ पर भी कम हो रही होगी, जब क्वांटिटी यहाँ कम होगी तो वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। So B is the right answer. 15. Water and ammonia take part in a reaction that produces the ammonia mines. ठीक है. Which statement about this reaction is correct? The ammonia molecule and the ammonia mine do not have dipole moment. बेटा अमोनिया मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, उसमें डायपोल मोमेंट होता है, which means कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है, because ammonia molecule do have dipole. The bond angle changes from 109.5 degree in the ammonia, which is wrong, क्योंकि अमोनिया में 107 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे द रिएक्शन इज रीडॉक्स। भाई अमोनिया से, अमोनिया और वाटर का जो रिएक्शन है वो अमोनिया माइन बना रहे हैं, तो वो रीडॉक्स तो नहीं होगा ना, तो राइट आंसर इज डी। कैसे, जरा देखिए, अमोनिया है, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, अमोनिया माइंस बनाएंगे और हाइड्रोक्साइड आइंस बनाएंगे, राइट। तो अमोनिया जो है वो बेसिकली बेस होगा क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये एसिड होगा क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ड्यू टू देयर सिमिलर आयनिक रेडियाई the reactions of lithium and magnesium and their corresponding compounds are very similar. That's a very powerful statement. वो कह रहे हैं which statement about reactions of lithium or its compounds can be predicted from this statement? Lithium burns very slowly in oxygen, नहीं, it burns very quickly with oxygen, तो ये गलत हो गया। Lithium carbonate decomposes on heating in a Bunsen flame, forming lithium oxide and carbon dioxide. That's true because उसकी जो प्रॉपर्टी है वो exactly ग्रुप 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो लिथियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा बिकॉज ऑफ द सेम आयनिक रेडियाई, बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। Then which statement about group 17 elements and their compounds is correct? Okay, वो कह रहे हैं क्लोरीन reacts with cold concentrated NaOH to form NaCl and NaClO3. तो बेटा ये तो गलत है बिकॉज कोल्ड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं आता, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर HCl is more thermally stable than HBr because chlorine is less electronegative than bromine. भाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए 17 भी सी भी गलत हो गया। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ कोल्ड नहीं, यहाँ हॉट होना चाहिए था, ये गलती है यहाँ पर, सही है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कर देता है। फिर वो कह रहे हैं सिल्वर आयोडाइड इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, बाय द वे इट इज इनसॉल्युबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन easy question hence when warm with aqueous ammonium chloride
क्लोराइड ठीक है बेटा, ये ठीक है न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल, ये भी आप जानते हैं सॉल्ट रिएक्ट विद बेस टू गिव अमोनिया। ठीक, then salt react with any base to give ammonia। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि इसमें 3 और नेगेटिव बेस, ठीक, प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ। ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, CH3CH2 और नेगेटिव और Na पॉजिटिव, सही है। फिर आपके पास आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, प्लस अमोनिया गैस बनेगी, प्लस ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा अमोनिया माइंस और कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल, CH3CH2OH, सही है। ये इक्वेशन चल रही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, again a calculation part। compound X is the oxide of a period free element। compound X reacts with water to give an acidic solution। okay, compound X reacts with water to give an acidic solution and compound X is the oxide of period free element। तो बेटा ये गलत हो गया because ये insoluble in water होता है, सही है। और बेटा ये भी गलत हो गया क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है तो can't give acidic solution। ठीक है ना, तो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी। आगे पढ़ते हैं। A solution is prepared by reacting 0.1 gram of compound X with an excess of water। okay, mass of compound X given है 0.1 gram। तो compound X ये भी हो सकता है और compound X ये भी हो सकता है। तो what you can do is we have a very limited space guys, बहुत ही कम जगह है। let's take in the page here ताकि हम उसको फिर सॉल्व कर सकें। एक मिनट, ये बहुत कम प्लेस है बेटा, जगह में काम ही नहीं हो गया ये। चल यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर हम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ कर सकते हैं हम काम। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे पास दो ऑक्साइड्स हैं जो कि हमने लिए हुए। एक है हमारे पास P4O10 और दूसरा है बेटा SO3, आई थिंक सो, या SO3 और SO3। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ P4O10 डिटरमिन कर लेता हूँ। तो 0.1 दिया हुआ है। P4O10 का MR बेटा हमारे पास है 284। तो मेरे पास यहां से मोल्स आ जाएंगे 0.000352। ठीक है, फिर मैं यहां से मोल्स डिटरमिन कर लेता हूं SO3 के। तो मैं 0.1 को डिवाइड कर देता हूँ SO3 के MR से, विच इज 88, विच इज 80 आई बिलीव। तो 32 प्लस 48 इज 80। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.00125 मोल्स।
ठीक है जनाब, ये मोल्स मुझे मास गिवन था, मैंने उससे कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे पास कंसंट्रेशन और वॉल्यूम भी गिवन है NaOH की, तो हम NaOH के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000। तो बेटा यहाँ से कितने हो जाएंगे आपके पास? 0.0025 मोल्स। ठीक है गाइस, एक चीज ध्यान में रखना, अगर मैं इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये फॉस्फोरिक एसिड देगा, राइट? और जब मैं इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड देगा, और फिर ये फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड NaOH से रिएक्शन करेंगे, राइट? तो हम 1 बाय 1 रिएक्शन करवाते हैं। P4O10 वाटर में डिसॉल्व होता है तो फॉस्फोरिक एसिड बनाता है H3PO4। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। ठीक है, सिमिलरली जब SO3 वाटर में डिसॉल्व होगा इट विल टर्न टू सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज H2SO4। अब ये जो H2SO4 है ये एक्चुअली, और H3PO4 ये इस NaOH से रिएक्शन करेंगे, ठीक है? और रिएक्शन करके फिर ये न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 जो है इनको अप्लाई कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं H3PO4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा तो इट विल टर्न टू salt and water which is Na3PO4 and H2O। आप जानते हैं ये 1 मोल है, आप जानते हैं ये 3 मोल है। आपने अभी मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट किए हैं 0.0025। तो अगर आपने मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड निकालने हैं H3PO4 तो वो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड होकर आएंगे, और 3 से डिवाइड होकर आएंगे तो ये हो जाएगा 0.000833 मोल्स। अब जाहिर सी बात है ये जो मोल्स आपके पास आए हैं ये इन मोल से टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब P4O10 भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये मोल्स टैली हो जाते तो इसका मतलब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो रही होती। ठीक है जी, तो ये भी गलत हो गया आपके पास। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। अब डी को कंफर्म कर लेते हैं। तो डी को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं बेटा। H2SO4 when treated with NaOH it will turn to salt and water, that is Na2SO4 plus H2O। ठीक है जी, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। अगर आपके पास NaOH 0.0025 था तो बताइए मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ H2SO4 बेटा मेरे पास हो रहे हैं कैलकुलेटर में, आई बिलीव 0.00125 मोल्स। ठीक है, और आप नोट करें ये जो मोल्स हैं ये एग्जैक्टली इस वैल्यू से टैली हो रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, राइट? एंड देयरफॉर D is the right answer. Question number 20. The unsaturated hydrocarbon octa 1357 tetraene can display geometric isomerism. ठीक है, how many isomers exist? या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैं इस डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। मैं इस डबल बॉन्ड को भी कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, राइट? तो मैं एक्चुअली इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करूंगा, इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करूंगा, और 2 टू द पावर n अप्लाई करूंगा, 2 टू द पावर 2 लूंगा विच इज इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर बी। सर आपने -1 क्यों किया? बिकॉज
ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो मैंने क्लास में लेक्चर देते हुए कहा था कि जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो टोटल में से एक कम कर देंगे हमेशा, ठीक है। देख लीजिए, यहां से यहां तक सेम है और यहां से यहां तक सेम है, ये सब सेम है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट नेम फॉर द कंपाउंड शोन। ओके, करेक्ट नेम फॉर कंपाउंड शोन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ। बेटा थर्ड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं तो 3,3 डैश डाइमिथाइल, ठीक है। सेकंड कार्बन के ऊपर OH है और 5 कार्बन एटम की चेन है तो पेंटेन 2 ओल। अब आप चेक कीजिए पेंटेन 2 ओल और 3,3 डाइमिथाइल कहाँ आ रहा है, सी में आ रहा है, विच मीन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं अ पॉलीमर has the following repeating unit, it is made from 2 different monomers, which pair of monomers could be used to make this polymer? So बेटा आपके पास ओके CH, एक तो मोनोमर ये है आपके पास, और क्योंकि एडिशन पॉलीमर है तो इसका मतलब ये होगा CH Cl डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा जो है ना वो ये होगा आपके पास दूसरा ये होगा, बता दें यहाँ से, दूसरा बेटा ये होगा। यहाँ से यहाँ तक होगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हो जाएगा, आई थिंक सो। हम फर्दर एनालिसिस देख लेते हैं मजीद, देखिएगा जरा। हमारे पास ब्यूट 2 इन तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हमारे पास ये भी नहीं है, सैचुरेटेड है ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास इथीन भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, विच मींस बी इज द राइट आंसर। तो अगर मैं इन दोनों के पॉलीमर बनाऊं तो वो कुछ बन सकता है इस तरह से। देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा वर्टिकली अरेंज कर लें ग्रुप्स को इस तरह से, इसको भी अरेंज कर लीजिए आप। ठीक है, एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि बेटा ये बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। बल्कि इस तरह से देख रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो देखें इस तरह से लिखूंगा मैं, CH2 ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, CH Cl ये शिफ्ट होकर बेटा यहाँ आ रहा है, ये हो जाएगा CH2 CH, यहाँ क्या आ जाएगा शिफ्टिंग के बाद डबल बॉन्ड, ये CH एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, और ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन। तो ये पूरा का पूरा पॉलीमर बेटा ये गिवन है ना आपको, ये इस तरह से बनाया हुआ है मैंने। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, वो कह रहे हैं आपसे कंपाउंड X कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। वो कह रहे हैं विच रिएजेंट विल रिएक्ट ओनली वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा 2,4-DNPH तो इन दोनों से रिएक्शन कर लेगा, तो ये गलत हो गया।
सही है, राइट। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 is going to be the right answer because कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता जबकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड कीटोन है, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कर लेंगे इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दोनों रिड्यूस हो जाएंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट से इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथीन इन अ सिंगल रिएक्शन, दैट्स राइट। इसको हम डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कहते हैं और ये 1 स्टेप के अंदर हो जाता है यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोइथेन इन अ सिंगल रिएक्शन, दैट्स ट्रू। ये भी हमने करवाया है कि इथेनॉल से आप ब्रोमोइथेन बना लें by using HBr, लेकिन no catalyst is used, इसमें कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होता। तो ethanol to ethene in the presence of catalyst yes, ethanol to bromoethane in the presence of catalyst no, the right answer is going to be B। फिर वो आपसे कह रहे हैं diols in which both hydroxy groups are bonded to the same carbon atom can spontaneously eliminate a molecule of water to produce a carbonyl compound. Which compound after complete hydrolysis gives a silver mirror? That's a very very important statement. Complete hydrolysis होगी, silver mirror मिलेगा with tolerance reagent, इसका मतलब aldehyde is formed। इसका मतलब क्या है? We need to make aldehyde. Aldehyde gives this test. So we need to make aldehyde. तो हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन से हमें एल्डिहाइड मिल सकता है। तो हम सबसे पहले 1,1-डाइब्रोमोब्यूटेन देख लेते हैं। ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ठीक है, और ये H आ गया। ठीक है जनाब, अब आपने इसको क्या किया, हाइड्रोलाइज किया। तो ये डायोड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक OH यहां आ जाएगा, एक OH यहां आ जाएगा, ये H हो जाएगा। तो अब आप नोट करें, यहां से OH, यहां से H, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। जब ये वाटर बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, CH3, CH2, CH2, CHO, ये आ गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट पॉजिटिव देगा, तो राइट आंसर इज ए 1,2-डाइब्रोमो। अब देखें एल्डिहाइड उसी वक्त बन सकता है जब सेम कार्बन एटम से दोनों हैलोजेंस हो। ये एडजेसेंट कार्बन एटम से हैलोजेंस अटैच है, नहीं बनेगा। ये नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम से हैलोजेंस है, ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, ये सेम कार्बन एटम से हैलोजेंस अटैच है, तो इसको भी देख लेते हैं। CH3, CH2, C, PR, PR, CH3। अब यहां देख लेते हैं कि ये डायोल बनाता है। हाँ जी बनाते तो बिल्कुल डायोल। ये हो जाएगा CH3, CH2, COH, और ये भी क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, अब डायोल बनाने के बाद जाहिर सी बात है अगर मैं वाटर एलिमिनेट करवा रहा हूं तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, एल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट होगा। तो ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा आपको, इसलिए ये भी गलत। तो सेम कार्बन एटम से अगर OH अटैच होंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर होकर एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर वो सेम कार्बन एटम पे मौजूद OH बिल्कुल लास्ट वाली कार्बन एटम के ऊपर होंगे। ठीक है जी। Which alcohol will give a yellow precipitate when warm with alkaline icosahedrine? या हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पूछ रहे हैं हमसे, और टेस्ट आपको पता है CH3, CH2, CH3, CHOH ग्रुप हो तो आता है, CH3CO ग्रुप हो तो आएगा। सो ये ऑप्शन गलत क्योंकि इसमें ये दोनों ग्रुप्स नहीं है। ये ऑप्शन गलत क्योंकि टर्शियल अल्कोहल वैसे ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये ऑप्शन गलत क्योंकि इसमें CH3COH नहीं है। दैट इज द राइट आंसर बिकॉज ये आपका CH3CHOH ग्रुप अवेलेबल है। तो यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वो कह रहे हैं हाउ many structural isomers are there of molecular formula C5H10O that gives a red precipitate with Fehling reagent? This test shows कि जो आपने structural isomers बनाने हैं वो एल्डिहाइड के हों।
एंड ऑब्वियसली वो फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एल्डिहाइड चाहिए ताकि वो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर सके, फेलिंग से रिएक्शन कर सके, ठीक है। तो मैं पोजीशन भी नहीं बना सकता हूं, मैं फंक्शनल भी नहीं बना सकता हूं, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फंक्शनल देखूंगा तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फेलिंग का टेस्ट नहीं आएगा। पोजीशन हम चेंज कर नहीं सकते एल्डिहाइड की, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चेन आइसोमेरिज्म को देखेंगे बिकॉज वी हैव हाइड्रोकार्बन चेन। तो चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH2, ये है CHO, ठीक है। फिर यहाँ से ये मेरा पहला आइसोमर हो गया। दूसरा देखिए CH3, CH, CH3, CH2 एंड देन CHO, ठीक है। फिर मेरा थर्ड आइसोमर देखिए CH3, C, CH3, CH3 एंड देन CHO। फिर मेरा फोर्थ आइसोमर देखिए, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, CH3 को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा CHO, राइट। तो मेरे पास टोटल कितने आइसोमर्स बने भाई? 4 बने, व्हिच मींस डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा कुछ और बन नहीं सकता, ठीक है। Which statement about the use of alkane fuels in internal combustion engine is correct? चलें पढ़ते हैं। C8H18 is octane and it is used as a fuel in the internal combustion engine। ये बिल्कुल सही बात है। And reacts with oxygen, ये बात भी बिल्कुल सही है। इंटरनल कम्बशन इंजन में ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। एंड नाइट्रोजन, ये गलत बात है, नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In limited oxygen, carbon monoxide is produced, which oxidizes sulfur dioxide to sulfur trioxide in the atmosphere। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, वो कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वन थिंग, इसका मतलब ये गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कैटालिटिक कन्वर्टर में। तो ये भी गलत हो गया आपका। फिर वो कह रहे हैं द कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव्स पोल्यूटेंट गैसेस इंक्लूडिंग NO2 एंड CO2। तो याद रखिएगा कि ये जो CO2 है ये पोल्यूटेंट नहीं है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में NO2 को हम रिमूव नहीं करते, तो ये भी गलत। राइट आंसर इज डी, बिकॉज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जब NO2 से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है जिसको हम PAN भी कहते हैं। ये मैंने आपको फेब मार्च का पेपर सॉल्व किया था तो मैंने करके बताया था आपको, थ्योरी का पेपर फेब मार्च। कंपाउंड जी इज शोन, ये आ गया कंपाउंड जी आपके पास। इसमें अल्कोहल भी हैं, एस्टर्स भी हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं और एल्कीन्स भी हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। What is produced in good yield when compound Z is treated with an excess of aqueous sodium carbonate? Guys, excess sodium carbonate solution at room temperature always react with carboxylic acid. इसके अलावा ये रिएक्शन कहीं और नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन यहाँ होगा और जब यहाँ रिएक्शन होगा तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बताइए, रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव सॉल्ट। तो सॉल्ट चेक करें कहां पर है। सॉल्ट यहां पर बना है, सॉल्ट यहां पर बना है, सॉल्ट यहां पर बना है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट, क्योंकि सॉल्ट नहीं बना। सही है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज ये भी सॉल्ट नहीं है, ये भी सॉल्ट नहीं है। अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, राइट। याद रखिएगा, वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते, कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये भी गलत, बिकॉज एस्टर्स cannot hydrolyze with sodium carbonate। सही है। तो right answer is going to be an A। Question number 30, the infrared spectrum shown was obtained from compound G, which what could compound G be? तो बेटा आप जानते हैं ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया बिकॉज नो अल्कोहल पीक इज गिवन, नो अल्कोहल पीक
is given. ये भी गलत हो गया because no CWH peak is given. और इसके बाद आपके पास है डी भी गलत क्योंकि नो C डबल बॉन्ड C peak is given. तो राइट आंसर इज सी। आप चेक कीजिए, ये नजर आ रहा है आपको, ये है आपके पास कार्बोनाइल पीक 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। और बेटा आप चेक करें इसको, ये है सी सिंगल बॉन्ड O विच इज अप्रोक्सीमेटली 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब एस्टर बन जाएगा अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करूँ। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। वो कह रहे हैं द सिंबल फॉर फॉस्फोरस इज दिस, द सिंबल फॉर पोटेशियम इज दिस, व्हाट डू दीज टू आयंस हैव इन कॉमन। ओके, तो बेटा यहां से आप देखिए 15 प्रोटॉन्स हैं आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, और 33 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 33 माइनस 15 इज गोइंग टू बी 18 न्यूट्रॉन्स। यहां पर आपके पास बेटा 19 प्रोटॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 37 माइनस 19 कितना हो जाएगा बेटा? 18 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन सेम है। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, प्रोटॉन डिफरेंट है, विच मींस बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर इज शोन। ओके, which type of intermolecular forces exist in a solid polymer? Intermolecular forces exist in a solid polymer. तो आप जानते हैं कि आपके पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट के अंदर टेम्परेरी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, राइट? फिर आप जानते हैं कि आपके पास CN है, तो CN में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसका मतलब परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड उसी वक्त बनेगा जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही स्ट्रक्चर में, इसका मतलब ये नहीं होगा, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ अ सेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U2R is plus 40। U2R यानी मैं इस तरह से जा रहा हूँ, U से S गया तो एनर्जी हो जाएगी -92, और S से R गया तो एनर्जी हो जाएगी +134। तो +134 -92 +134 -92 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 134 -92 इज गोइंग टू बी 42। ये हो जाएगा +42 किलो जूल्स। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका ठीक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं द एंथैल्पी चेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन T2S इज एंडोथर्मिक। T2S इज एंडोथर्मिक। सो बेटा आप नोट करें, ये तो एज इट इज रहेगा एक्सोथर्मिक, और जब ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा -92, ये रहेगा -75, -92 -75 गिव्स यू माइनस की वैल्यू। तो ये तो एंडोथर्मिक नहीं होगा, ये तो एक्सोथर्मिक होगा, इजंट इट? ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। होप इट मेक्स सेंस टू यू। बेटा ये तो एज इट इज रहेगी ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी एनर्जी की वैल्यू -75 एज इट इज रहेगी। लेकिन जब तुम U से S की तरफ जाओगे तो रिवर्स हो गया रिएक्शन, फ्लिप हो गया रिएक्शन। जब रिएक्शन फ्लिप होगा तो वैल्यू भी फ्लिप होगी, वैल्यू +92 के बजाय कितनी हो जाएगी? -92। अब आप नोट करो, आपके पास -75 है और आपके पास -92 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 92 + 75 इज गोइंग टू बी -167। तो ये माइनस है, एंडोथर्मिक तो नहीं हुआ ये, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और जब पहला सही हो जाए दूसरा गलत हो जाए तो आंसर लिखना, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which statement about a reaction that has reached dynamic equilibrium are correct? Dynamic equilibrium जब भी reach करता है, ठीक है ना, rate of forward equal to rate of backward reaction होता है, तो first option is correct. फिर उसके बाद क्या है, there is an no overall change in the concentration of reactant and product. जाहिर सी बात है, जब rate of forward reaction जाएगा, rate of backward reaction हो रहा होगा, तो concentration पे overall कोई change नहीं आएगा. इसका मतलब ये भी ठीक है भाई. अगर 10 सेकंड के अंदर 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए थे प्रोडक्ट में, तो उसी 10 सेकंड के अंदर 5 प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो कंसंट्रेशन पे ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा. फिर वो कह रहे हैं देयर इज नो चेंज इन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. यार मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम मींस कि कंसंट्रेशन हो गई सिस्टम की, पार्शियल प्रेशर हो गया सिस्टम का. पार्शियल प्रेशर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट के अंदर हो, तो ये भी ठीक हो गया. तो measurable properties means can be concentration or partial pressure. If substances exist in gas state, ठीक है, पार्शियल प्रेशर उस वक्त लेंगे जब गैस स्टेट होगी. वो कह रहे हैं आपसे ग्रुप 2 एलिमेंट्स इन द कंपाउंड शो ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. बेरियम इज अबव रेडियम इन द ग्रुप 2 एलिमेंट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. वो कह रहे हैं which statement are likely to be correct? Barium hydroxide is less soluble than radium hydroxide. बिल्कुल सही बात है. डाउन द ग्रुप solubility इंक्रीज होती है. ठीक है. फिर उसके बाद ये भी ठीक है कि बेरियम रिएक्ट्स लेस विगरसली विद वाटर देन रेडियम, क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप. तो बेरियम रेडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बेरियम से. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं बेरियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन रेडियम सल्फेट. दैट्स आल्सो राइट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेस in down the group. ठीक है. फिर आपके पास 36 which statement are correct. The empirical formula of silicon dioxide is SiO2. ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Si2O4. अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो वो SiO2 होगा, which is your empirical formula if you remember. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट ठीक है. वो कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फास्फोरस 5 ऑक्साइड इज P2O5. तो P2O5 का मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो P2O5 दिया हुआ है, विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, क्योंकि फास्फोरस 5 ऑक्साइड इज P4O10. उसने यहाँ ये दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग. उसने एम्पेरिकल दे दिया. This is the empirical formula of phosphorus 5 oxide. तो जब पहला सेकंड रॉन्ग हो जाता है तो आंसर बेटा डी हो जाता है. फिर वो कह रहे हैं which reagent could be used under suitable conditions to oxidize alcohol to aldehyde. alcohol से aldehyde में जाने के लिए we need oxidizing agent, and obviously बेटा फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है. टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करते, कैन नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल, दे विल रिएक्ट विद एन एल्डिहाइड ओनली. तो ये गलत हो जाएगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास बी. फिर कह रहे हैं वो आपसे विच फ्री रेडिकल जनरेटेड ड्यूरिंग द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड इथेन. अच्छा, ये बहुत लंबा मैकेनिज्म होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो जानता है कि इथेन के अंदर मिथाइल रेडिकल तो नहीं बन सकता. ठीक है. तो पहला तो गलत हो गया. इथेन है तो इथाइल रेडिकल बनेगा, मिथाइल रेडिकल नहीं बन सकता, तो पहला गलत. अब किसी बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको पता होगा कि यार ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही होंगी चेन प्रोपगेशन में.
आप चाहें तो रिएक्शंस करके भी देख सकते हैं. इट विल टेक अराउंड 4 to 5 minutes. Both possibilities exist in chain propagation. ठीक है. देखो मैं बता देता हूं आपको. ये है ना आपके पास CH3CH2Cl. ठीक है. अगर मैं इसको क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा? HCl बनेगा प्लस ये बन जाएगा CH2 रेडिकल और ये हो जाएगा CH2Cl. अब आप देखो ये एग्जैक्टली वही है जो एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ. तो चेन प्रोपेगेशन में ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. समझ आ रही है बात? तो इसलिए सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं. फिर वो कह रहे हैं 39 विच सब्सटेंस हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O. तो ये भी बेटा C4H8O है, ये भी C4H8O है, ये भी C4H8O है, which means A would be the right answer. फिर वो कह रहे हैं which reaction produces pentanoic acid. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है. सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन देता है. तो आप यहां लिख सकते हैं दिस गिव्स कीटोन नॉट एसिड. इसलिए पहला गलत हो गया. ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस है. एस्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड. ठीक है. नहीं एक मिनट, पेंटानोइक एसिड कह रहे हैं. ओ या नहीं. ओके ठीक है. ये दे देगा एसिड. ये पूरा जो सेगमेंट है ना ये पेंटानोइक एसिड का है. ठीक है. दिस विल गिव पेंटानोइक एसिड. और जब CN को आप एसिड हाइड्रोलाइज करोगे तो ऑब्वियसली ये भी पेंटानोइक एसिड देगा. तो एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड पेंटानोइक एसिड. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, विच मींस B इज द राइट आंसर. थैंक यू वेरी मच गाइस.